हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग जो है पेपर से पहले जो है वो आप लोगों को एक गाइडलाइन जो है वो देते हैं हर सब्जेक्ट के हवाले से। जिस तरह से मैथ्स के पेपर में जो है वो आप लोगों को गाइड किया, कंप्यूटर के पेपर के हवाले से आप लोगों को गाइड किया, कुछ इंपॉर्टेंट बताया। ठीक है, तो अब आज हम केमिस्ट्री के पेपर के हवाले से बात करेंगे। तो बेटा आपका जो केमिस्ट्री का पेपर है मंडे को, उसके हवाले से कुछ आज की क्लास में हम बात करेंगे, कुछ गाइडलाइंस और कुछ इंपॉर्टेंट। तो बेटा सबसे पहले जो है वो मैं आगे बात करने से पहले वो बता दूं कि वो स्टूडेंट जिनका कल कंप्यूटर का पेपर है तो बेटा वो वीडियो बिल्कुल हरगिज़ अभी नहीं देखें। देखिए आप लोग कंप्यूटर की प्रिपरेशन करें और जो है और जल्दी से जो है वो अगर जाग रहे हैं तो सो जाएं, ताकि जो है वो आपकी जो है वो नींद पूरी हो और कल जो है वो आप लोग सुबह उठ के रिवाइज़ करें और पेपर देने जाएँ और अच्छा सा पेपर हो। तो ये वीडियो है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, ऑल स्टूडेंट्स के लिए जो है केमिस्ट्री का पेपर जिनका मंडे को है। तो बेटा वो स्टूडेंट जिनका कंप्यूटर का पेपर है वो अभी ना देखें, वो जब पेपर दे के आ जाए वो उस वक्त देखें ये वीडियो और उसके बाद इसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन जो है वो करें, तो इंशाल्लाह उनका पेपर बहुत अच्छा होगा। बाकी वो स्टूडेंट जो कि बायो वाले हैं, मतलब जिनका कल कंप्यूटर का पेपर नहीं है और केमिस्ट्री का पेपर है, वो अपनी केमिस्ट्री की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो वीडियो लाजमी देखें, सही है, और जो है और इसको फॉलो करें। तो आप लोगों को पता है जैसे कंप्यूटर के पेपर के लिए हमने जो है वो एक टीचर को इनवाइट किया था, ठीक है, सर याकूब खान, काफ़ी एक्सपीरियंस टीचर। बिल्कुल इसी तरह से केमिस्ट्री के लिए भी आप लोगों के लिए केमिस्ट्री की गाइडलाइन और कुछ इंपॉर्टेंट के लिए हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस और बेहतरीन टीचर जो है उनको इन्वाइट किया आप लोगों के लिए, सर कासिम, जो कि काफ़ी अरसे से काफ़ी कोचिंग सेंटर्स में जो है वो केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो हम उनको इनवाइट करते हैं, बाकी वो आएंगे और आपको जो है वो गाइड करेंगे सारे पेपर पैटर्न और पूरे इंपॉर्टेंस क्या हैं, ठीक है, और किस तरह से पेपर करने, सारी चीज़ों के हवाले से वो आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वेलकम टू सर कासिम, प्लीज़ सर आइए और बच्चों को जो है वो गाइड करें पेपर के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है बेटा? आप लोग खैरियत से ही होंगे, उम्मीद है। आप लोगों के अल्हम्दुलिल्लाह 2 पेपर्स तो हो गए हैं। अब ये आपका इंशाल्लाह तीसरा पेपर है जो कि केमिस्ट्री का पेपर है। केमिस्ट्री का पेपर का जो पेपर पैटर्न है आज हम वो आपसे डिस्कस करेंगे। सर रज़ा ने मुझसे कहा था कि थोड़ा सा आप लोगों को पेपर पैटर्न के हवाले से गाइड कर दिया जाए, तो इस हवाले से आज हम इसका पेपर पैटर्न डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं केमिस्ट्री का पेपर आपका 2 घंटे का पेपर है। इसके अंदर 3 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। सेक्शन ए आपका 30 मार्क्स का है जो कि MCQs बेस्ड है। सेक्शन बी के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे और इसके अंदर न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, और ये आपका एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है, तो इट मीन्स ये आपके 6 क्वेश्चंस आप अटैम्प्ट करेंगे तो ये 18 मार्क्स का सेक्शन बन जाएगा। देन उसके बाद सेक्शन सी है आपका जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। इसके अंदर आपके 4 क्वेश्चंस आएंगे और आपने इसमें से 2 क्वेश्चंस अटैम्प्ट करने हैं। अच्छा, अब MCQs की अगर हम बात करें तो बेटा MCQs को आपने सबसे पहले तो हम इसका लिंक आपका सेंड कर देंगे MCQs का, जो कि आप इसके अंदर हम लिंक सेंड करेंगे तो आप उसमें से MCQs कर लीजिएगा। सेकेंडली 10 ईयर की जितनी MCQs हैं वो भी कर लीजिए, प्लस अगर आप चाह रहे हैं कि आपके MCQs में फुल मार्क्स आएँ, एक नंबर भी ना कटे, तो उसके लिए काइंडली आप जो केमिस्ट्री की बुक है उसके चैप्टर के एंड के अंदर जो MCQs बुक के अंदर टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं उसको भी कर लीजिए, ठीक है। और इसका लिंक भी हम, इसके अलावा भी हम मज़ीद कुछ MCQs चैप्टर वाइज हम इसकी वीडियो की लिंक में इंशाल्लाह भेज देंगे, तो वो भी आप कर लीजिएगा ताकि इसकी आपकी कंप्लीट प्रैक्टिस हो जाए। सेक्शन बी पे जब हम आते हैं तो इसके अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं। मैं आपको चैप्टर वाइज थोड़ा बहुत इसके अंदर चैप्टर वाइज कुछ चीज़ें बता देता हूँ ताकि आप ईजीली इन चीज़ों की प्रैक्टिस कर लीजिए। देखिए चैप्टर 1 के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर हमारे पास आता है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, ब्रांचेस और इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री, एक ये टॉपिक हो गया। चैप्टर 2 के अंदर आते हैं तो उसके अंदर हम करेंगे सेक्शन बी के लिए केमिकल रिएक्शन और उसकी टाइप्स का टॉपिक। अच्छा, एक बात जहन में रखिएगा, केमिकल रिएक्शन का बेटा जो टॉपिक होता है उसके अंदर बाज़ दफ़ा पेपर में लिखा हुआ आ रहा है डिफाइन एडिशन रिएक्शन, तो उसमें स्टूडेंट ये करते हैं गलती, जो कि मार्क्स इस पर डिडक्ट हो जाते हैं आप लोगों के। उसके अंदर देखिए 1 नंबर की डेफिनेशन है, तो वो डेफिनेशन 1 नंबर तभी आपको एग्जामिनर देगा जब आप उसके अंदर उसकी एग्जाम्पल लिखेंगे। अब एग्जाम्पल के अंदर उसमें जो इक्वेशन दी हुई है वो आपने लाजमी लिखनी है अगर आप चाह रहे हैं कि उसके अंदर आपको 1 नंबर पूरा मिले। तो ये बात जहन में रखिएगा, अगर केमिकल रिएक्शन उसकी टाइप्स दी जा रही हैं तो उसके अंदर आपने उसमें एग्जाम्पल लाजमी लिखनी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपके इस चैप्टर के अंदर एक टॉपिक आता है मोल्स का जो कि न्यूमेरिकल्स हैं, ठीक है, वो न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कर लीजिए।
देन आपके पास कुछ छोटी मोटी डेफिनेशंस हैं एम्पेरिकल फार्मूला वगैरह की, वो कर लीजिए। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की अगर हम बात करें बेटा, तो चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल तो कोई नहीं है, लेकिन उसके अंदर छोटी डेफिनेशंस वगैरह हैं जो कि आपने याद करनी है। मोल एवोगाड्रोस जैसे चैप्टर 2 के अंदर डेफिनेशन, चैप्टर 3 के अंदर इस तरह से आपको कुछ डेफिनेशंस हैं, डाल्टन्स थ्योरी वगैरह है, वो आप कर लीजिए। चैप्टर 4 के अंदर आपकी चैप्टर 4 के आखिरी पेज पे डेफिनेशंस दी हुई हैं कुछ सम पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एटम के नाम से, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, आयनाइजेशन पोटेंशियल है, ये 4 एटॉमिक रिडाई है, ये 4-5 डेफिनेशंस हैं, इसको कंप्लीट कर लीजिए। चैप्टर नंबर 5 के अंदर जो कोवेलेंट बॉन्ड का टॉपिक है वो आपकी सेक्शन बी में आ सकता है, उसको देख लीजिए आप। 6 चैप्टर में से सेक्शन सी का तो बेटा कोई सवाल नहीं आएगा इंशाल्लाह, लेकिन सेक्शन बी के अंदर 6 चैप्टर पूरा आ सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। मैटर है, सॉलिड, लिक्विड, गैस, डिफ्यूजन। अच्छा, उसके अंदर एक ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन है, वो लाजमी करिएगा, उसके आने के चांसेस हैं पेपर में। ठीक है बेटा। इसके बाद हम आते हैं चैप्टर नंबर 7 में। तो चैप्टर 7 की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी सॉल्यूट, सॉल्वेंट, सॉल्यूशन की डेफिनेशन हो गई आपकी। ठीक है, ये चीज़ें हो गई। चैप्टर 7 के अंदर आपके पास न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं मोलैरिटी के। तो मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, ये 3 टॉपिक्स के न्यूमेरिकल पेपर में आते हैं, लेकिन इसमें से अगर हम बात करें ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल जो है वो मोलैरिटी के हैं। तो आप तीनों के कर लीजिए, अगर टाइम ना हो तो कम से कम मोलैरिटी के ज़रूर कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम बात करें चैप्टर नंबर 8, तो चैप्टर नंबर 8 के जो टॉपिक्स हैं वो सेक्शन सी में मैंने ऑलरेडी लिख दिए हैं। सेक्शन बी के अंदर इसके न्यूमेरिकल आएंगे और कुछ डेफिनेशंस जो हैं उसके अंदर वो 3-4 डेफिनेशंस हैं, कूलम, एम्पेयर, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, ये 3-4 इलेक्ट्रोलाइसिस की डेफिनेशन भी याद कर लीजिएगा। ये 4-5 डेफिनेशंस हैं। बाकी जो सेक्शन सी का सवाल है वो मैं अभी आपको गाइड कर देता हूँ। ठीक है। इसके बाद चैप्टर 8 के जो न्यूमेरिकल्स हैं फैराडे लॉ के, वो आपने करने हैं, जो कि W = Z मल्टीप्लाई बाय A मल्टीप्लाई बाय T जो उसका न्यूमेरिकल है। इसके अंदर W आपको निकालना होगा, Z कांस्टेंट वैल्यू आपको गिवन होगी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की, A आपका करंट इन एम्पेयर होता है, T आपका टाइम इन सेकंड होता है। ख्याल करिएगा न्यूमेरिकल में इस पर हम T रखते हैं टाइम इन सेकंड में, तो अगर R या मिनट में है तो उसको आपने कन्वर्ट करना है। इसी तरह चैप्टर नंबर 9 की बात करें तो उसके अंदर सॉल्ट का टॉपिक सेक्शन सी की तरफ जाएगा, और जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके अंदर पीएच एंड पीओएच के। अच्छा, इसके अंदर एक ख्याल करिएगा, एक एमसीक्यूज का चार्ट इसमें से आप याद कर लीजिएगा। पीएच वैल्यूज का एक चार्ट दिया हुआ है बुक के अंदर, जिसके अंदर बताया हुआ है सलाइवा आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन है, उसकी पीएच वैल्यू 7 होती है। कोई भी आपका न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, जैसे कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, तो उसकी पीएच वैल्यू क्या होगी? 7 होगी। इसी तरह कोई भी न्यूट्रल सॉल्यूशन हो, सलाइवा जैसे मैंने आपको बताया। अब उस चार्ट के अंदर ना कुछ और भी पीएच वैल्यूज दी हुई हैं, टोमेटो जूस है, लेमन है, विनीगर है, तो वो चार्ट लाजमी याद कर लीजिएगा। अच्छा, इस चार्ट से मुझे एक चीज़ याद आई, चैप्टर नंबर 7 के अंदर एक चार्ट दिया हुआ है, चैप्टर 7 बुक के अंदर 2nd पेज पे। उसके अंदर उस चार्ट के अंदर बताया हुआ है कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ, जिसके अंदर सॉल्यूट सस्पेंशन का एक चार्ट दिया हुआ है पूरा सॉल्यूट सॉल्वेंट का। उसके अंदर आप देखिएगा, उसके अंदर जो चार्ट है वो पूरा याद करिए। उसके अंदर एक ब्लैंक है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। अब ये एक छोटी सी ब्लैंक की मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। वो एक पेपर में एक ब्लैंक बहुत दफ़ा आई हुई है, उस पर पूछते हैं आपसे कि बेटा बताइए एयर के अंदर हाईएस्ट प्रोपोर्शन में क्या है। तो जिन्होंने पढ़ा हुआ नहीं होता वो तो जाहिर सी बात है उन्होंने बोल देना ऑक्सीजन, जबकि ऐसा नहीं है भाई। एयर के अंदर ज़्यादा प्रोपोर्शन में आपका ऑक्सीजन नहीं एग्जिस्ट करता, बल्कि एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, और इसके अंदर 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है, और 1% अदर रेयर गैसेज होती हैं। वो चार्ट आप जरूर याद कर लीजिएगा। 2 चार्ट्स बताए मैंने आप लोगों को। एक मैंने आपको चार्ट बताया है चैप्टर नंबर 7 के अंदर, 2nd पेज पे आपको मिल जाएगा बुक के इंशाल्लाह, और चैप्टर नंबर 9 के अंदर पीएच वैल्यू का चार्ट। ये 2 चार्ट जरूर याद करिएगा। इसमें से हो सकता है 2 या 1 ब्लैंक तो आ ही जाएगी पेपर के अंदर। इसके बाद आप चैप्टर नंबर 10 की बात करें तो उसके अंदर तो ज़्यादा कोई खास टॉपिक नहीं है। उसके अंदर एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक की रिएक्शन की 2 डेफिनेशंस हैं, यही याद कर लें तो इट्स इनफ। मेरा ख्याल है तैयारी आपकी पूरी हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ रह गई थी स्टार्टिंग में, चैप्टर नंबर 2 के कुछ न्यूमेरिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालने के। ठीक है, तो मैंने मोल का न्यूमेरिकल बताया था, लेकिन ये चीज़ रह गई थी, तो मैंने कहा ये भी आपको बता दूं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकालना, यानी आपको एलिमेंट का चार्ज दिया जाएगा, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, उसको देखते हुए आपने क्या निकालना होगा कि उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है। थोड़ा सा इसका भी इंट्रो दे देता हूँ आप लोगों को। देखिए भाई, कोई भी एलिमेंट है न्यूट्रल स्टेट पे, अगर वो न्यूट्रल है तो उसके अंदर जितने एटॉमिक नंबर उतना ही प्रोटॉन, उतने ही इलेक्ट्रॉन सेम रहेंगे,
और न्यूट्रॉन के लिए आपने एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देना है, ठीक है। या सिंपल अगर आसान लफ्जों में बात करें तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को निकाल देंगे तो भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही आएगा, और बड़ा नंबर हमेशा एटॉमिक मास होगा और छोटा नंबर हमेशा एटॉमिक नंबर ही होता है। बट अगर इसी न्यूट्रल एटम ना हो बल्कि उस पर कोई चार्ज आ जाए प्लस या माइनस, तो याद रखिएगा प्लस में इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बढ़ने चाहिए। प्लस ये कहता है ना मैथ्स के अंदर तो हमें, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर चार्ज जब आता है याद रखिएगा आयनाइजेशन के अंदर प्लस में उल्टा रिवर्स हो रहा है। प्लस का मतलब इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, माइनस का मतलब इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दिखा भी देता हूं उसकी। देखिए Cl नेगेटिव 1735.5, अब इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं 17, माइनस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन आपका इसमें इजाफी आ गया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। प्रोटॉन हमेशा फिक्स रहते हैं, ये कहीं नहीं जा रहे, ठीक है। प्रोटॉन उतना ही रहेगा जितना एटॉमिक नंबर है। और न्यूट्रॉन के लिए मैंने आपसे कहा आप फॉर्मूला लगा दीजिए A माइनस जेड का, A एटॉमिक मास, जेड एटॉमिक नंबर, या फिर आसान लफ्जों में बात करें तो बड़े नंबर में से छोटे नंबर को आप निकाल दीजिए। तो 35.5 माइनस 17, इसको आप माइनस कर लेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा 18.5, ठीक है। ये आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ गए, ठीक है। इसी तरह से अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो ये आपके सेक्शन बी के सवालात हो गए। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी की जानिब। सेक्शन सी की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने यहाँ कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं, ठीक है। यहाँ मैंने कुछ टॉपिक्स मेंशन कर दिए हैं आपको चैप्टर वाइज। देखें 4 लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, अगर हम इन लॉज की बात करें तो इसके अंदर 4 लॉज आ जाएंगे आपके पास। पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, सेकंड है लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन, थर्ड वन इज लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन एंड फोर्थ वन इज लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ये 4 लॉज में से एक लॉ हर साल पेपर में आता ही है, कंपलसरी आएगा, ठीक है। शुरू के 2 लॉ ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लेकिन थर्ड फोर्थ भी आप करिएगा। अच्छा, फर्स्ट लॉ के अंदर एक चीज ध्यान में रखिएगा, उसका एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है लैंडॉल्ट एक्सपेरिमेंट, वो आपने लाजमी याद करना है, वो इस साल के लिए इंपॉर्टेंट है। अच्छा, कोई भी लॉ आप याद रखिएगा, जब भी कोई लॉ लिखने को आएगा तो वो आपसे स्टेटमेंट जब मांग रहे हो ना तो कंपलसरी आप उसके अंदर एग्जाम्पल भी लिख दीजिए, चाहे वो बोलें या ना बोलें। इससे फायदा ये होता है एग्जामिनर को मौका नहीं मिलेगा मार्क्स काटने का, ठीक है। तो हमने एग्जामिनर को मौका नहीं देना कि वो आपके मार्क्स काट सके, बल्कि वो आपके पूरे पूरे नंबर दे ताकि आप स्कोर कर सकें 75 में से 75, ठीक है ना भाई। तो आपने ये 4 लॉज याद करने, इन चारों लॉज के अंदर एग्जाम्पल्स मौजूद हैं, उनकी एग्जाम्पल्स की वर्डिंग भी याद करिएगा, डायग्राम प्रॉपर बनाइएगा, ठीक है। उसके बाद रदरफोर्ड के अंदर भी आपके पास डायग्राम है, उसका एक्सपेरिमेंट है, ये पूरा याद करना है। मेंडलीव क्लासिफिकेशन के अंदर आपने स्टेटमेंट भी याद करनी है, प्लस आपने उसके अंदर उसकी मेरिट्स डीमेरिट्स भी याद करना है, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, ये भी ब्लैंक्स में आ रहा है, मुझे ये देख के भी याद आ रहा है कि देखें, याद रखिएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ग्रुप्स हैं, 8 ग्रुप्स, पीरियड कितने हैं 7, लेकिन मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल मेंडलीव ने बना के दिया था उसके अंदर ग्रुप्स तो 8 ही थे, लेकिन पीरियड्स कितने थे 12, ये भी ब्लैंक्स में बहुत दफा आई हुई है। अच्छा, अब हम ग्रुप्स की बात करें तो ग्रुप्स के अंदर ग्रुप डेफिनेशन याद कर लीजिए ग्रुप्स और पीरियड्स की, बट ग्रुप 1, 2, 7 एंड 8 मैं आपको बता देता हूं। 1 को बोलते हैं अल्कली मेटल्स, 2 को बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, 7 को बोलते हैं हेलोजेंस और इसको सॉल्ट फॉर्मर भी कहते हैं। ग्रुप 8 को नोबल गैसेस भी कहते हैं, जीरो ग्रुप भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं। तीनों बातें याद रखिएगा, पेपर में सवाल इस तरह से आ सकता है, गिव दी प्रॉपर्टीज ऑफ जीरो ग्रुप या गिव दी प्रॉपर्टीज ऑफ इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस, तो आपको इनके नाम पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, आयोनिक बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड, ये आपने एग्जाम्पल के साथ, इसकी डायग्राम के साथ बिल्कुल पक्का याद करके जाना है, क्योंकि ये पेपर में इनमें से भी एक पेपर में आ रहा है इंशाल्लाह, चांस है इसका। आयोनिक बॉन्ड विद एग्जाम्पल NaCl या MgO, वो आपकी कोई एग्जाम्पल या दोनों कर लीजिए आप। कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर NH4Cl की बुक में एग्जाम्पल दी हुई है, याद रखिएगा। अच्छा, NH4Cl के बारे में एक बात और बता दूं आपको, NH4Cl के अंदर तीनों बॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, आयोनिक भी, कोवेलेंट भी, कोऑर्डिनेट भी, ये भी आपका MCQ में कवर करेगा। सॉल्युबिलिटी एंड फैक्टर्स, इसके अंदर याद रखना, एक इसका फैक्टर है सॉल्युबिलिटी का कि प्रेशर पे क्या करता है सॉल्युबिलिटी, तो इसके अंदर जो प्रेशर वाला फैक्टर है उस फैक्टर को हम क्या बोलते हैं, हेनरीज लॉ, ठीक है। सॉरी, बल्कि प्रेशर वाला नहीं, ये आपका गैस वाला फैक्टर जो है उसके अंदर आपसे बात की जाएगी हेनरीज लॉ की।
तो जो गैस वाला सॉल्युबिलिटी का फैक्टर है उसको आप पक्का याद करिएगा, ये अलग से पेपर में सवाल आ सकता है। स्टेट हेनरीज लॉ, तो जब आपने फैक्टर याद नहीं किया होगा तो आपको मालूम ही नहीं होगा हेनरीज लॉ क्या होता है, तो ये हेनरीज लॉ याद करके जाइएगा। इसके अलावा फेराडेज लॉ की अगर हम बात करें तो फेराडेज लॉ में आपने पहली स्टेटमेंट जो दी हुई है फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ दोनों, और इसकी एग्जाम्पल दी हुई है वो आपने पूरी याद करनी है। इसके बाद सॉल्ट, इसकी टाइप्स, इसके अंदर सॉल्ट की जब आप डेफिनेशन लिखेंगे तो एग्जाम्पल के अंदर इक्वेशन लाजमी लिखनी है। टाइप्स के अंदर बात करें एसिडिक, बेसिक, नॉर्मल, तो उसके अंदर भी आप इक्वेशन भी मेंशन करिएगा, एग्जाम्पल भी मेंशन करिएगा, ताकि इसके अंदर आपको पूरे मार्क्स मिल सके। ठीक है, मेरा ख्याल है ये चीज़ें कंप्लीट आपकी हो गई हैं, तो इस तरह से आप इंशाल्लाह इसकी प्रिपरेशन कर लीजिए तो आपके इंशाल्लाह पूरे मार्क्स आ सकते हैं। ठीक है, बुक के एमसीक्यूज भी चैप्टर के एंड में दिए हुए हैं, वो भी कर लीजिएगा और अच्छी तरह से गो थ्रू कर लीजिएगा। कोई न्यूमेरिकल में कोई इशू हो तो सर रजा के थ्रू आप मुझसे क्यूरी भी कर सकते हैं इस हवाले से। ठीक है बेटा, थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफ़िज़, बेस्ट ऑफ लक। जी बच्चों, तो बहुत अच्छा सेशन रहा। सर कासिम हमारे पास आए, थैंक्स टू सर कासिम कि उन्होंने टाइम निकाला और हमारे पास आए और आप लोगों को बहुत अच्छा और डिटेल में गाइड किया। ठीक है, मेरे ख्याल में अब कोई कमी रही नहीं होगी, बहुत अच्छे से उन्होंने जो है वो सारी चीज़ें आपको सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी पेपर के हवाले से बहुत डिटेल में सारी चीज़ें गाइड कर दी हैं। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इन्होंने यहाँ पे जो है वो बेटा लिखवा दिए हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से इसको बता भी दिया क्या करना है पेपर में। तो सेक्शन सी में आपने इन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। सेक्शन बी के बारे में जो है वो सर ने आपको जो है बहुत अच्छे से सारी चीज़ें बता दी हैं कि किस तरह से आपने, और चैप्टर वाइज जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं, कहाँ से करने हैं और क्या करना है, ये आपको बहुत अच्छे से बता दिए। और सेक्शन ए की बात करें तो एमसीक्यू का बताया आपको कि हर बुक की एक्सरसाइज जो होती है, हर बुक के एंड में जो एमसीक्यूज़ हैं वो आप सॉल्व करें। मॉडल पेपर के जो एमसीक्यूज़ हैं वो आपने सॉल्व करने हैं, और मॉडल पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज़ आपको डिस्क्रिप्शन में बेटा लिंक मिल जाएगा, और मॉडल पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज़ जो है वो आप वहाँ से देख सकते हैं। उसकी प्रिपरेशन आपने करनी है। 30 एमसीक्यूज़ है। इससे पहले जो आप लोगों ने पेपर दिया उसके अंदर आपके पास जो है वो 18 एमसीक्यूज़ थे, 2 नंबर के एमसीक्यू। अब यहाँ पे जो है वो आपके पास 1 नंबर का एक एमसीक्यू है। 30 मार्क्स के जो हैं वो आपके एमसीक्यूज़ हैं, तो आपने इनका भी ख्याल रखना है जैसे आपने सर ने बताया आपको। ठीक है, इसी तरह एमसीक्यू की प्रिपरेशन के लिए कुछ एमसीक्यूज़ भी प्रोवाइड किए हैं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, तो आपको एमसीक्यूज़ की प्रिपरेशन वहाँ से हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको देखें 2-3 चीज़ें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। एमसीक्यू जो है मॉडल पेपर के सॉल्व एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे बेटा, ताकि आप लोग जो है उसके लिए परेशान ना हो कि मॉडल पेपर के एमसीक्यूज़ का राइट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, तो सॉल्व एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे, उनकी आपने प्रिपरेशन करनी है। अलग से कुछ एमसीक्यूज़ बनाएं, ठीक है, वो आपको प्रैक्टिस के लिए दिए गए, तो डिस्क्रिप्शन में उनका भी लिंक मिल जाएगा, उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। सही है बेटा, तो उसके बाद जो है बुक के पीछे जो एमसीक्यूज़ सर ने बताया वो आपने जो है देखना है, ताकि आप लोग की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके और 30 मार्क्स 50% जो है वो मार्क्स आपको यहाँ पे एमसीक्यू से मिल जाए। ठीक है बच्चों, उसके बाद आप लोगों को जो है डिस्क्रिप्शन में बेटा मॉडल पेपर भी मिल जाएगा। ठीक है, ताकि जो है वो आप लोग उससे भी अच्छे से देख सकें उसको भी, ताकि मॉडल पेपर की प्रिपरेशन कर लें। ठीक है, सबसे पहले मॉडल पेपर सॉल्व करने के बाद उसके बाद जो आपको सर ने बताया वो आपको जो है वो आपने वो फॉलो करना है। अदरवाइज आपको जो भी क्यूरी होती है, ठीक है, तो आप लोग कमेंट करें। आप लोग जो है वो आपको पता है डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, आप लोग उस वहाँ पे कांटेक्ट करें तो आपको इंशाल्लाह उस क्यूरी का जो है वो आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप लोग को पेपर में कोई भी कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और दूसरा ये है कि सिंपल कैलकुलेटर बेटा लेके जाना है, साइंटिफिक कैलकुलेटर लेके नहीं जाना। ठीक है, अगर साइंटिफिक लेके जाते हैं तो सिंपल भी लेके जाएं, अगर साइंटिफिक आपसे ले लिया जाता है या मना किया जाता है तो आप सिंपल कैलकुलेटर यूज़ करें। ठीक है बच्चों, मेरे ख्याल में अब तक के लिए इतना बहुत है। और दूसरा ये है कि बिल्कुल इसी तरह से आप लोग सपोर्ट करते रहें। इंशाल्लाह बाकी जो है फिजिक्स और बायो के पेपर की भी गाइडलाइन आपको इंशाल्लाह मिल जाएगी पेपर से पहले, ताकि आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है बेटा, इसी तरह से सपोर्ट करें और भी जितने भी क्लास 9 के स्टूडेंट्स हैं उनमें ये वीडियो शेयर करें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्कूल फ्रेंड में, कोचिंग फ्रेंड में, फेसबुक ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, जितने भी क्लास ज़्यादा से ज़्यादा जितनी क्लास 9 के स्टूडेंट्स को ये वीडियो पहुँचेंगे उनका, ताकि फ़ायदा हो सके जिस तरह से आप लोगों का फ़ायदा हो रहा है। ठीक है, और दूसरा ये बहुत सारे बच्चे जो है वो कंप्लेन कर रहे होते हैं कि हमें वीडियो नहीं मिली, आपने अपलोड की है। ठीक है, हमें गाइडलाइन नहीं मिली है। देखिए, वीडियो जो आपने गाइडलाइन की अपलोड की, इंपॉर्टेंट की वीडियो जो अपलोड की हमें नहीं मिली
लिए बहुत सारे बच्चे जो मैसेज कर रहे होते हैं, कमेंट कर रहे होते हैं, ठीक है, दूसरी वीडियोस पे। तो बेटा आप लोगों ने जो है वो सब्सक्राइब जो है वो चैनल तो लाजमी किया हुआ होगा, ठीक है। तो बेल आइकन भी जो है ज़रूर जो है प्रेस करना है, ताकि जैसे ही नया कोई भी लेक्चर या कोई वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है बेटा। तो ये आपने काम लाजमी करना है और दूसरा प्रिपरेशन बिल्कुल इसी तरह से करते रहें, इंशाल्लाह आप लोगों का पेपर बहुत अच्छा होगा। पेपर के बाद आप लोगों ने ज़रूर जो है वो कमेंट करके बताने इसी वीडियो पे कि आप लोगों का पेपर कैसा हुआ, ठीक है। तो बच्चों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, इसी तरह से तैयारी करते रहें और इसी तरह से सपोर्ट करते रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।